लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को स्टडी कर रहे थे। आज हमें कूलम्ब्स लॉ में आगे पढ़ना होगा और आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अच्छे से समझना है तो पहले हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ाने वाले हैं, पहले आप उन्हें समझ लो। इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डियर, हमें यह जानने की जरूरत है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखो, अगर हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में जानना है तो बस इसके बारे में दो लाइन आप लोग समझ लो। मान लो कि अगर आपके पास यह कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, हो सकता है या एक्स में हो, वाई हो और यहाँ पर ऐसे जेड एक्सिस दिया हो। डिस्टेंस लेट अस सपोज कि ये कोई एक पॉइंट पी है और हमें इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। डिफिनीशन होता है कि किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो एक लाइन होता है उसी से पोजीशन वेक्टर का निर्माण होता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो कि अगर यह पॉइंट P है, आपको इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो आपका ये पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? बिकॉज ये ओरिजिन है। अगर यह ओरिजिन है तो आप यहां से इसको एक वेक्टर फॉर्म में आप बढ़ा लो, एक मिला लो इस पॉइंट को बेसिकली इस ओरिजिन पॉइंट से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर आर होगा ना, इसी को हम कहते हैं इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? मान लीजिए कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 4। मान लीजिए कि जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 4 है। एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, अगर उसका कोऑर्डिनेट ये होगा तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा आप उसे कैसे लिखोगे? इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है डिस्टेंस, आप उसे लिख सकते हो 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो डिस्टेंस, आई थिंक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। बस कुछ नहीं, अगर इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 4 है तो पोजीशन वेक्टर 1i प्लस 2j प्लस 4k हो गया। दूसरी बात, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो वेक्टर होता है, यही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। डेर आगे समझते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, आप लोगों ने क्लास 11th में इन सारी चीजों को पढ़ा है, फिर भी हमारा उद्देश्य है एक बार चीजों को रिपीट कर देना ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत ना हो। डियर, दूसरी जो चीज हमें समझना था ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी हमने पोजीशन वेक्टर को आपसे क्लियर किया है, अब हमें क्लियर करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। जरा समझ लेते हैं डियर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कि ये आपका कोई कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स वाई और जेड प्लेन में है और यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट आपका बी हो गया। मान लीजिए कि जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ये पॉइंट ए थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये जो पॉइंट ए ऐसे हो गया, बी ऐसे हो गया, थोड़ा सा डिटेल में रहे। मान लो कि जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और ये जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। मैं फिर क्लियर कर दूं, हम यहाँ पे दो पॉइंट की कल्पना कर रहे हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर r1 है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर r2 है। प्रश्न है कि पोजीशन वेक्टर क्या है? तो डियर, ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। मीन्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो दरअसल इन दो पॉइंट के बीच का जो वेक्टर होता है ना, देखो जैसे ए और बी के बीच का जो वेक्टर होगा इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो दो पॉइंट को आपस में क्या करता है?
कोरिलेट करता है। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ए और बी के बीच में ड्रा किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कि आपके पास अगर यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर समथिंग कैपिटल आर वेक्टर हो गया। बेसिकली जो कैपिटल आर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है। तो ये जो वेक्टर आर होगा, आप इसको कैसे लिखोगे? तो सोचो, पहले आप ये देखो कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आर है उसका हेड किधर है। हमेशा हेड वाले एंड का जो पोजीशन वेक्टर है उससे टेल वाले एंड के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करते हैं। डियर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो वेक्टर आर होगा यह वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 के इक्वल होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से आत्मसात कर लो, बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लो। यहाँ पे साइन की बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर मान लो कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ऐसे है, बेसिकली डियर मान लो कि वो वेक्टर आपका लेट अस सपोज कि समथिंग r1 वेक्टर हो गया। एक r1 वेक्टर है, यह r1 भी एक अलग प्रकार का पोजीशन वेक्टर है, बट ये जो r1 है इसका डायरेक्शन a से b की तरफ है। तो r1 वेक्टर अगर लिखोगे तो बस इस बात का ध्यान दीजिए कि जिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप लिख रहे हो, जिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप निकाल रहे हो, दरअसल उसका हेड किधर है। बस हेड वाले के साइड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल वाले के साइड का पोजीशन वेक्टर, ये उल्टा नहीं करेंगे आप। बस एक रिक्वेस्ट है, फिर से सुन लो कि यहाँ पे वेक्टर r1 लिखना है ना, तो r1 क्या है यहाँ पर, ये देखो r1 का डायरेक्शन किधर है, मैं फिर बता दूं, इस r1 का डायरेक्शन देखो इधर है। बात समझ लो। तो r1 जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोगों को ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत बेसिक जानकारी थी जो आवश्यक था ये बताना हमारे लिए, ताकि आप आसानी से वेक्टर के कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को समझ सको। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, समझते हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास यह एक कोई कार्टेशियन प्लेन है, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में चीज़ों को समझा रहे थे आपको। मान लीजिए आपके पास ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, x हो गया और यह y हो गया। स्टूडेंट्स, z भी हो सकता है, मैं बना नहीं रहा हूँ, बस अंडरस्टूड है कि भाई z एक्सिस भी यहाँ पर हो सकता है, होगा ही। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है डियर, और यह चार्ज q1 का है, एक दूसरा चार्ज है Q2 यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि हमने यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत क्लियर तौर पे दे दी है कि जो ये Q1 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर दरअसल क्या है, R1 है। जो Q2 चार्ज है डियर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वो R2 है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ही चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको फोर्स की वैल्यू निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी निकालना होगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें इस कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। जरा समझिए, एक थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप उस ट्रिक से चीजों को समझने की कोशिश करो तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि दो के जो दोनों चार्ज हैं अगर वे पॉजिटिव नेचर के हैं,
तो जाहिर सी बात है, या दो के दोनों निगेटिव नेचर के हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा। रिपल्सन का मतलब है कि ये जो Q1 है यह इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वह इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, और ये जो Q2 है वह Q1 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वह इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कि ये जो फोर्स है इसको हम ऐसे एक नाम देते हैं F1 फोर्स। मींस F1 एक ऐसा फोर्स है जो Q1 चार्ज Q2 पे लगाता है, या इसको और अच्छे समझना चाहो तो आप इसको F12 लिख लो। F12 एक ऐसा फोर्स है जो Q1 चार्ज Q2 पे अप्लाई कर रहा है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो Q2 चार्ज Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स मान लो ये तुम्हारा F21 फोर्स अप्लाई कर रहा है। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, F12 मींस फोर्स ऑन 2 चार्ज 2 अप्लाइड बाय 1 चार्ज 1। इन द सेम वे F21 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 अप्लाइड बाय चार्ज 2 मींस दूसरे चार्ज के द्वारा पहले पे लगाया गया फोर्स, यहाँ पे पहले चार्ज के द्वारा दूसरे पे लगाया गया फोर्स। अब चूंकि हमें समझना है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मान लो कि अगर आपको F12 लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए लिखने का, मैं आपको बताता हूं। आप लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग बेसिक में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बहुत बेसिक जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक जनरल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप दरअसल इसी के हेल्प से चीज़ों को करो, तो एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 होल अपॉन। अब देखिए डियर, यहाँ पर जो नीचे क्या होगा, देखिए बस एक चीज तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी एक डिस्प्लेसमेंट का या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज होने वाला है, वो दरअसल यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन होगा उसी का यूज होगा, क्योंकि अंततः उसी के मैग्नीट्यूड से इन दोनों के बीच की दूरी निकलने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला काम, आप जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए हमेशा पहले फोर्स का डायरेक्शन ड्रा कर लिया करो। ये एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भूलोगे नहीं, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अदरवाइज याद करके क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा करें कि आप यहाँ पर जो है जिस फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है, आप उस फोर्स के डायरेक्शन को सबसे पहले ड्रा कर लो। मान लो हमने यहाँ पे F12 का डायरेक्शन ड्रा कर लिया, हम इस F12 को निकाल लें। अब डियर देखो, जो जिधर फोर्स का डायरेक्शन है आप उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी कंसीडर कर लो। फिर मैं कह रहा हूं, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर कर लो। डियर स्टूडेंट जरा समझिएगा, मान लो F1 निकाल लो। अब जरा सोचो कि हमको कौन सा वेक्टर निकालना होगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें F12 निकालना है। फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर होगा, और कौन सा होगा, ये होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का। यहां पर डियर स्टूडेंट्स इस वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम क्या करेंगे, उपयोग कर लेंगे। बस तो नीचे कितना हो जाएगा, मॉड कर लेंगे, क्योंकि नीचे डिस्टेंस लेना होता है, मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 होल क्यूब इन ब्रैकेट वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बस कुछ नहीं, एक बार चीजों को प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से ये चीज आपको आ जाएगी। फिर मैं डियर एक और बात कहना चाह रहा हूं, हो सकता हो कि आपसे कहा जाए डियर कि आप F21 निकालिए। F21 मींस फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q2 चार्ज ऑन Q1 चार्ज। F21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। अब देखो यहां पर हमने आपसे क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उधर का ही लेंगे जिधर फोर्स का डायरेक्शन है। रही बात फोर्स का डायरेक्शन, वो आप जैसे चार्ज का आप साइन देखोगे, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, आसानी से आप बना लेंगे।
पहले फोर्स का डायरेक्शन जरूर बना लीजिए। अब देखो जैसे F21 निकाल रहे हो तो F21 का डायरेक्शन इधर है, तो आपका यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज होगा वो दरअसल ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में यूज हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? तो अब जो कि इधर वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। तो नीचे क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का होल क्यूब, और इन ब्रैकेट हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। तो यहां से तुम्हारे पास देखो दो चीजें आ गई। F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 अप्लाइड बाय चार्ज 1, F21 क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1 अप्लाइड बाय 2। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज देखो, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को देखोगे तो एक चीज आपको बहुत क्लियर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो कई बार हम लोग ऐसी भी चीजें कह देते हैं और जो सही ही है क्या देते हैं, सही बात है कि जो F12 होगा ये डेफिनेटली माइनस ऑफ F21 के क्या होगा, इक्वल होगा। हमें इन सब चीजों में, इन प्रपंचों में नहीं पढ़ना है कि भाई कैसे, इसको याद नहीं करना है ना, बेसिकली हम लोग को इसे समझ लेना है। अभी मैं थोड़ी देर में डियर आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो चीजों को समझना और भी आसान हो जाएगा। जरा सा हम एक छोटा सा यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल लेते हैं कि डियर मान लो कि किसी कंडीशन में एक्स और वाई आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ये Q1 चार्ज है और ये आपका माइनस Q2 चार्ज हो गया। लेट अस सपोज कि यह पोजीशन वेक्टर R1 है और यह पोजीशन वेक्टर R2 है। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है। मान लो कि कहा जाए कि अब देखो, अगर मैं कहूं कि ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर, कौन सा फोर्स होगा, F12 होगा, और Q2 इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर, क्या होगा, F21 होगा। तो अब यहां पर फोर्स का डायरेक्शन आप इसलिए ड्रा कर सकते हो क्योंकि दोनों चार्ज का साइन दिया है। यहां भी हालांकि आपने उसी से ड्रा किया हुआ था, यहां पर दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, यहां पर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव साइन है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो इस वजह से एक बात क्लियर है कि दोनों ही चार्ज के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब जरा सोचो, अगर इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो क्या करोगे आप, एक्सप्रेशन तो यही होगा बट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप यूज करेंगे वो इस डायरेक्शन का कर लेंगे, ठीक है। बट जब आप इस फोर्स को निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर का आप यूज कर लोगे। बहुत बेसिक सी बात है जो कि मैंने यहां पर आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है। डियर जरा सा यहां पे कुछ चीजों को और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो, क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ 4 माइक्रोकूलम and 8 माइक्रोकूलम are placed at points 1, 2, 4 and 2, 4, 5. Find electrostatic force between them. डियर जरा इस बात को समझो, एग्जैक्टली हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपके पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, मन करे तो जेड एक्सिस बना लो, ना मन करे ना मत बनाओ, वो अंडरस्टूड है। अब देखो डियर, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जहाँ पर ये 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 4। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है और ये तुम्हारा 8 माइक्रोकूलम का है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 4, 5 है। अब स्टूडेंट्स हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि जो फोर्स होना चाहिए वो वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें वो वेक्टर फॉर्म में ही आंसर का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जरा सोचिए, मान लो कि यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर एक चार्ज आपका 4 माइक्रोकूलम का है और लेट अस सपोज डियर कि इसका पोजीशन वेक्टर R1 हो गया। तो अगर आप यहां से R1 की वैल्यू लिखोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इसी प्रकार से मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, यह R2 है, तो जो R2 होगा इसकी वैल्यू आएगा 2i कैप प्लस
4 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब डियर क्या करना है मुझे, हमें इन दोनों ही चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे देखो, पहले आप एक डॉटेड लाइन बना लो ताकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में आसानी हो। अब डियर ये काम करो, सबसे पहले मान लो कि अगर हम इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, लेट अस सपोज कि यह फोर्स F1 है, तो सबसे पहले हम F1 निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे तो देखो, हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम अप्लाइड बाई 8 माइक्रोकूलम। अब मान के चलो कि यह फोर्स अगर वेक्टर F1 होगा, तो ये जो वेक्टर F1 होना चाहिए, डियर एक 1 सेकेंड प्लीज, यहां पर जो वेक्टर F1 होना चाहिए, इस वेक्टर F1 को हम कैसे लिखेंगे? हमने क्या कहा था, जब भी किसी भी फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में निकालनी हो, थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट रहिए आप लोग यहाँ पे। देखो वेक्टर F1 कैसे निकालोगे, सबसे पहले वेक्टर F1 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करोगे कि यहां से हमें इस F1 का तो डायरेक्शन मिल गया, जिस डायरेक्शन का फोर्स होता है डियर, उसी डायरेक्शन का हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कंसीडर करते हैं। अब देखो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन वाला कंसीडर होगा, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो F1 निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे, तरीका क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बताया था, Q1 इंटू Q2। तो Q1 Q2 की डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, और Q1 की वैल्यू कितनी, 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, 8 माइक्रोकूलम। तो आप इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हम दरअसल माइक्रोकूलम को SI यूनिट कूलम में चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए, तो यहां से Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, जरा ये सोचो, अपॉन देखिए फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन का लेना है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। अब डियर ये अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो कैसे निकालोगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, बहुत इजी है। तो मॉड ऑफ क्या करेंगे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस क्या हो जाएगा डियर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला है तो दिस माइनस दिस, यहाँ का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, जरा सोचो, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब कंप्लीट का हमने क्या कर दिया, मॉड का क्यूब ले लिया, तो ये आपका हो गया R2 माइनस R1, और इनटू फिर मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो एक टर्म है इसी को आगे वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k। आगे देखते हैं डियर, इसी तरह से अगर आप F1 को आगे लिखोगे तो कितना होगा, आप इसकी वैल्यू रख लो, कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, यहाँ सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 32 और इंटू 10⁻⁻12 हो गया, -6 होल अपॉन डियर। जरा समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे i कैप माइनस 2i कैप कितना हो जाएगा, -i कैप, 2j कैप माइनस 4j कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस k कैप माइनस k कैप होल का क्यूब, इन ब्रैकेट यहाँ कितना हो जाएगा, -i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। डियर आगे आप क्या लिखेंगे, तो यहां से ये जो वेक्टर F1 आ रहा है आपके पास, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको कितना लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख लो 9 इंटू 32 और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 इंटू -i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप
डियर स्टूडेंट्स होल अपॉन में कितना हो जाएगा पहले समझ लो। तो इसका मॉड मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इट्स मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 1 5 और 6, तो ये रूट 6 का क्यूब होने वाला है। तो रूट 6 का क्यूब का मीन्स होता है 6 रूट 6 हो जाएगा। क्या करेंगे आप आगे कैंसिल कर लीजिए, तो 2 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा, एंड इसको कैंसिल कर दोगे 2 1, ये हो जाएगा आपका 16 टाइम्स। तो आप यहां से वेक्टर F1 अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 48, यहां पे कितना हो जाएगा 48 अपॉन रूट 6। तो 48 अपॉन रूट 6 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 8 रूट 6। आप इसको कैलकुलेट एक बार स्वयं से करें, आप देखेंगे वैल्यू यही आएगी। तो 8 रूट 6 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहां पर ये हो गया -i -2j -k कैप। तो डियर अगर आप इस पूरी बात को समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि इतने न्यूटन का जो फोर्स होगा यही वेक्टर फॉर्म में होगा। ये इतने न्यूटन का जो फोर्स होगा यह अप्लाइड होगा किसके द्वारा, इस 8 कूलम चार्ज के द्वारा, और किस पर अप्लाई किया जाएगा 4 कूलम के चार्ज पर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात और हम बता दें, क्योंकि क्वेश्चंस में 2 पार्ट हैं, लिखा तो नहीं है लेकिन हम दोनों चीज कर लें। अगर मान लो कि डियर अगर हमें ये निकालना है, क्वेश्चन में हो सकता हो कि ऐसे भी आ जाए, ये पहला पार्ट है डियर। अगर मान लो कि हमें दूसरा पार्ट निकालना है, वो चूंकि डायरेक्टली इतने स्पेस में हो जाएगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि आपसे कहा जाए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए, आपसे कहा जाए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए ऑन 8 कूलम बाई 4 कूलम, सॉरी माइक्रो कूलम बेसिकली, ऑन 8 माइक्रो कूलम बाई 4 माइक्रो कूलम। अब देखो यहां पर अब आपको फोर्स इस वाले चार्ज पर निकालना है, किसके द्वारा 4 माइक्रो कूलम के द्वारा। क्या करेंगे आप, तो जरा सोचो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट F2 को कैसे लिख सकते हो। तो बताया था मैंने कि जो F2 होगा वो क्या होगा माइनस आप F1 के बराबर हो गया। ये बात मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर चुका हूं। दूसरी चीज, अगर आपको पूरे प्रोसेस से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, देखो ये जो जब आप F2 को कैलकुलेट करेंगे ना तो फॉर्मूला वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 - R1 का क्यूब इंटू R2 - R1, जो भी हमने एक इक्वेशन यहां लिखा हुआ है। बट इस बात का विशेष ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स कि अब यहां पर मैं वही कह रहा हूं कि जिस डायरेक्शन का फोर्स उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा यूज होगा। तो यहां पर जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करेंगे, आप उसका यूज कर लेंगे। आंसर की रही बात तो आंसर यही आएगा बट विथ नेगेटिव साइन। तो अगर हम F2 की बात करें भाई F2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कुछ नहीं 8 रूट 6 इंटू 10 के पावर -3, और यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, तो आई कैप प्लस 2j प्लस k कैप हो जाएगा। तो बिल्कुल ये उसी तरह से आप यहाँ पर भी चीज़ों को क्या कर सकते हो। एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स कोई एक पार्ट जनरली पूछा जाता है, तो बस इस बात का ध्यान रखना जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी गलतियां होती हैं इसी प्लस और माइनस साइन में होती हैं। इसीलिए मैं पूरा एक वेक्टर ऑफ कूलम्स पे मैं पूरा एक अलग लेक्चर इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं एक एक टर्म को अच्छे से समझा सकूं। बस एक बात समझ लो, अगर आपने फोर्स का डायरेक्शन बना लिया तो फिर आगे गलत नहीं होगा। पहले फोर्स का डायरेक्शन बना लो, और जब फोर्स का डायरेक्शन बन जाए तो जिधर डायरेक्शन है फोर्स का उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कंसीडर करिए, कभी गलत नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, अब ये तो चार्ज के जो दोनों चार्ज है उनके साइन मिल करके ये डिसाइड करेंगे कि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है या रिपल्सिव नेचर का फोर्स है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका फोर्स का डायरेक्शन हम बना भी लेंगे। तो डियर बस इस चीज को आप अच्छे से समझ ले गए होंगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कूलम्ब्स लॉ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और अब यहां पर एक चीज समझो, क्वेश्चंस क्या है, 2 charges of 2 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at 1, 2 and 2, 4. Find the electrostatic force between them. देखो डियर तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। मान लो ये x हो गया और ये y हो गया। अब आप दोनों ही चार्ज को लोकेट कर लो।
अब कहीं पर भी लोकेट करो उससे कोई मैटर नहीं है। मान लो ये आपका 2 माइक्रो कूलम है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर 1,2 है। ये जो दूसरा है ये आपका -4 माइक्रो कूलम है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, तो 2,4 है। अब जरा सोचो डियर, मान लीजिए यहां से आपने इसको मिलाया, इसका पोजीशन वेक्टर R1 हो गया और इसका जो दूसरा वाला है बेसिकली दूसरे वाले ये चार्ज ऐसे बना दिया पूरा बड़ा सा है ना, ये दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। देखो अगर आप R1 की वैल्यू निकालोगे तो R1 कितना होगा, ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2i कैप प्लस 4j कैप। नाउ डियर जरा समझने की कोशिश करो कि हम फाइनली इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं, हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन -4 माइक्रोकूलम बाई 2 माइक्रोकूलम। तो डियर हमें इस -4 माइक्रोकूलम के चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। किसके द्वारा, ये 2 माइक्रोकूलम उसके ऊपर जितना अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अप्लाई करेगा, हमें उसी की वैल्यू को क्या करना है, कंसीडर करना है। अब जरा सा समझिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लो कि इनके बीच का जो फोर्स है, मान लो इसके ऊपर F1 फोर्स है जो कौन लगा रहा है, ये 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम पे मान लीजिए F1 फोर्स लगा रहा है। अब इस F1 की वैल्यू क्या होगी जरा वो सोचो। तो अगर आप इस F1 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे होगा। डियर हमने आपसे एक चीज बहुत पहले इस बात पे जिक्र कर दिया है कि कभी भी अगर कूलम्ब्स के वेक्टर लॉ पे क्वेश्चन लगाना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो भी उनके बीच में फोर्स है बस आप उस फोर्स का डायरेक्शन बता दो और जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर को लेना है। पोजीशन वेक्टर उसी डायरेक्शन का लेना है जिस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अब जरा सोचो, यहां पर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है तो पोजीशन वेक्टर भी किधर का होगा, आपको पोजीशन वेक्टर इसी साइड का लेना होगा। एक चीज और बता दें, कूलम्ब्स लॉ में कभी भी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके में ध्यान रखना, कभी भी आपको चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है। चार्ज का साइन कभी भी कंसीडर नहीं करना है जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें तो एटलीस्ट एकदम नहीं, ठीक है। बस चार्ज का साइन का यही काम है बता देना कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर है या रिपल्सिव नेचर है, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम फोर्स का एक्चुअल डायरेक्शन ड्रा कर पाएंगे। अब जो F1 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी जरा सोचो, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 10 के पावर -6। Q2 कितना हो गया, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6। Q1 इंटू Q2 होल अपॉन, अब जरा सोचो फोर्स इधर का है तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो भी उसी साइड का होगा। क्या लेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है वेक्टर ऑफ R1 माइनस वेक्टर ऑफ R2 और इस पूरे का मॉड का क्यूब हो गया और यहाँ पर हो गया वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो गया। डे जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फोर्स यहाँ पर F1 होगा इसे क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -12 होल अपॉन। अब जरा सा सोचें, जो वेक्टर R1 है, अब जरा डियर समझने की कोशिश करो, वेक्टर R1 कितना हो जाएगा, 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप मॉड का क्यूब इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। आगे देखिए, तो जो वेक्टर F1 है ये क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 72 इंटू 10 टू द पावर -3 होल अपॉन। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, i माइनस 2i माइनस i माइनस 2j होल क्यूब। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -i माइनस
2j। तो डियर फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करो तो फाइनल आंसर क्या होगा, मैं लिख दूं यहाँ पे, देखो ये -i-2j है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या जगह √5, इतने दूर का भाई क्या होता है ना, √a² + b² होगा ना, तो √5 का होल क्यूब 5√5। तो फाइनली बस इसको यही से लिख देते हैं कि भाई 72 और अपॉन बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा 72/5√5, ये इसका मैग्नीट्यूड है। बेसिकली -i-2j का मैग्नीट्यूड √5 आएगा और उसका क्यूब 5√5 इंटू 10⁻³ इन ब्रैकेट कितना हो गया, तो -i-2j। अब डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गया किसका, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, वह फोर्स है जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज किस पर लगाएगा, -4 पर अप्लाई करेगा। वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब डियर लास्ट में एक लाइन और समझ लो, अगर मान लो कि हमें ये समझना है यहां पर कि यह -4 2 पर किधर फोर्स लगाएगा, तो वो इसके ऊपर फोर्स मान लीजिए F2 लगाएगा। तो जो F2 फोर्स है, मैं आपको ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग लिए समझा दे रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया, तो भाई ये माइनस आप F1 के बराबर होगा। तो डियर इसकी वैल्यू आप यहीं से निकाल सकते हो, चाहो तो क्या हो जाएगा 72/5√5 हो जाएगा इंटू 10⁻³ और ये माइनस का क्या हो जाएगा +i+2j हो जाएगा। तो आप या तो डायरेक्ट F2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, और या तो अगर आप पूरी कंप्लीट प्रोसेस करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहां पर चूंकि F2 का डायरेक्शन, मैं थोड़ा इधर समझा देता हूं आपको, चूंकि F2 का डायरेक्शन इधर है इसलिए फॉर्मूला तो वही होगा 1/4πε0 q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या तो r1 - r2 या तो r2 - r1 का होल क्यूब और इंटू r1 - r2 या r2 - r1 जैसी रिक्वायरमेंट है। बट यहां पे जो रिक्वायरमेंट होगी आपका F2 में होगा, वो क्या कर लोगे, तो वेक्टर r2 - r1 का आप यूज कर लोगे। बस इतनी सी बात है और इसी के आधार पे हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। रही बात आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करोगे, जो भी F2 की यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो F2 की फाइनल वैल्यू आएगी डियर, वो तुम्हारी कितनी होगी, वो बिल्कुल वही होगी 72/5√5 इंटू 10⁻³ इन ब्रैकेट i+2j। ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, F2 की फाइनल वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे काफी अच्छे से डिस्कशन किया। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे क्या पढ़ा, तो कूलम्ब्स लॉ पे हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म को आज स्टडी किया है और ये समझा है कि कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज बस क्लियर कर लेना कि जिधर का फोर्स उधर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस फोर्स का डायरेक्शन बनाओ, आपके न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप इस कंप्लीट नोट्स का अगर आप PDF चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ और वहां से आपको आसानी से इन सब के और भी बहुत सारे DPPs वगैरह आपको वहां से आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से शेयर करना डियर, और ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया या नहीं। थैंक यू।